तो हम एसएससी जेई के पीवाई की सोल्व कर रहे हैं। उसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, उसमें 17 क्वेश्चन हमने कर लिए थे बेंडिंग स्ट्रेस के। ये 18वें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर हमें यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ चाहिए तो हमें क्या करना होगा। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने देखा था कि हर एक सेक्शन पे, अलग अलग सेक्शन पे मोमेंट जो है अलग अलग आ रहा है। मोमेंट अगर जो अलग अलग आ रहा है तो सिग्मा की वैल्यू अलग आ रही है। मान लो यहाँ पे मोमेंट सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कम आएगी क्योंकि एम की वैल्यू कम है। अब अगर यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कम है तो क्या ना हम इसकी डेप्थ या फिर ब्रेड्थ कम कर दें, मतलब इसकी ओवरऑल जेड की वैल्यू कम कर दें, ताकि इसके ऊपर भी सिग्मा की वैल्यू बराबर ही आने लगे। तो हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का हमारे पास बीम आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें इसकी डेप्थ या ब्रेड्थ को कम करना पड़ेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। गिवन क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये कैंटिलीवर है या सिंपली सपोर्टेड है, लेकिन उसने ये बोला है कि एक बेंडिंग मोमेंट की बात करी है, एम की बात की है उसने। तो इसको बिना उसके भी सॉल्व किया जा सकता है, बिना डिसाइड किए कि एंड कंडीशन क्या है। देखते हैं इसको। हमें क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा मैक्स अगर जो आया तो हमें यहाँ पे भी सिग्मा मैक्स पहुँचाना है। तो सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। हमें चाहिए सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू एम अपॉन जेड। ठीक है, तो हमें सिग्मा मैक्स पहुँचाना है हर जगह पे। तो एम की वैल्यू उसने कहा कि पर्टिकुलर एम की बात करी है उसने क्वेश्चन के अंदर, तो हमें एम की वैल्यू उसने पहले से ही एम मान ली। तो हमें सिंपली सपोर्टेड बीम या कैंटिलीवर बीम मानने की जरूरत नहीं है, तो एम को तो एम मान के चलेंगे। तो जो जेड होगा, रेक्टेंगुलर बीम की बात करी है तो जेड होता है बी डी क्यूब, बी डी स्क्वायर अपॉन 6। उसने बोला है कि जो ब्रेड्थ है उसकी वो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि इसको मानेंगे बी डी स्क्वायर अपॉन 6। बी होगा कांस्टेंट, डी को हम डी एक्स मान लेंगे कि हर एक्स पे, अलग अलग एक्स पे उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आएगा डी एक्स जो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा अंडर रूट एम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आंसर देखते हैं इसका। हाँ, तो इसका आंसर है सी अंडर रूट एम। अच्छा, इसके अंदर कुछ अगर बता दिया जाए कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैंटिलीवर है, तो कैसे सोल्व करेंगे उसको भी देखते हैं। तो ये अगर जो सिंपली सपोर्टेड बीम रहा होता और इसमें एम की वैल्यू नहीं दी होती, तो मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम है और लोड इस तरह से लग रहा होता, तो इस पर बेंडिंग मोमेंट आता है ये। तो यहाँ पे जो सिग्मा मैक्स है वही हमें सब जगह पे चाहिए, सिग्मा की वैल्यू। तो यहाँ पे पहले सिग्मा मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू क्या होगी और उसके फिर यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम किसी एक्स डिस्टेंस पे हम सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स डिस्टेंस से पहले एम की वैल्यू निकालेंगे। तो मान लो ये डब्लू लोड था, तो यहाँ पे डब्लू बाई टू आ जाएगा। तो डब्लू बाई टू एक्स, यहाँ पर मोमेंट आ जाएगा एम डब्लू बाई टू एक्स। तो सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, इज इक्वल टू एम की जगह आएगा डब्लू बाई टू एक्स और जेड की जगह आएगा बी डी स्क्वायर अपॉन 6। मान लो बी कांस्टेंट था वापस से, और यहाँ पे डी को डी एक्स मान लिया। तो यहाँ से पता चल रहा है डी एक्स का होल स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिग्मा मैक्स हमें हर जगह पे सेम लेनी है। ये डब्ल्यू बाई टू एक्स ऊपर आएगा तो आ जाएगा डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो इस तरह से हम रिलेशन निकाल सकते हैं अलग अलग केस में। बस हम क्या करेंगे, तरीका क्या होगा कि एक्स डिस्टेंस पे मोमेंट लिख लेंगे, पहले तो मोमेंट की वैल्यू लिख लेंगे और उसके बाद सिग्मा मैक्स को कांस्टेंट मान के एम बाई जेड लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर जो हमारे पास डी और एक्स की जगह किसी और में रिलेशन पूछा तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू लिख देंगे। सिग्मा मैक्स की वैल्यू लिख के कैसे लिखेंगे, एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। सिग्मा मैक्स की वैल्यू होगी एम, एम क्या होगा बीच में यहाँ पे, तो एम की वैल्यू कितनी होगी डब्लू बाई 4L, और आई की वैल्यू होगी बी डी क्यू बाई 12। तो इस तरह से हम डायरेक्टली, मतलब अलग अलग जिसमें हमें रिलेशन पूछे जाएंगे वो बता देंगे। चलो इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। सिग्मा मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, एम की वैल्यू कितनी है डब्लू एल बाई 4, बी डी क्यूब सेंटर पे तो ये होगा बाई 12 इंटू डी बाई 2। अब हमें जो कॉन्स्टेंट दिया जाएगा उसको हटा देंगे, जिसको वेरिएबल और जिसमें रिलेशन निकालना होगा वो निकाल लेंगे। मान लो हमें पूछ लिया कि बी वेरिएबल है, डी कांस्टेंट है, तो इसको सबको हटा देंगे, बी बच जाएगा। बी और डब्ल्यू में रिलेशन पूछेंगे तो डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बता देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम चेंज कर करके दूसरों में रिलेशन निकाल सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हमसे जो फ्लेक्सचर फॉर्मूला हमने डेवलप किया था उसकी एजम्पशन क्या क्या होती है। पहला, होमोजीनियस होता है, बिल्कुल होती है। आइसोट्रोपिक भी होता है, और यंग मॉडल्स की जो वैल्यू टेंशन और कंप्रेशन में होती है वो सेम मानी जाती है। होमोजीनियस क्या होता है और आइसोट्रोपिक क्या होता है वो देख लेते हैं। तो होमोजीनियस का मतलब है कि मटेरियल में किसी भी जगह पे, किसी एक डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की सेम है। मान लो ई की वैल्यू पूछी है हमसे यंग्स मॉडुलस की, वो हर डायरेक्शन में सेम, मतलब से एक डायरेक्शन में हर जगह पे सेम है, इसको कहेंगे हम होमोजीनियस मटेरियल। आइसोट्रोपिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में देख लो ई की वैल्यू सेम है, इसको कहेंगे हम आइसोट्रोपिक। सो ये दोनों एजम्पशन हम लेते हैं फ्लेक्सचर फॉर्मूला डेवलप करने में। तीसरा हम ये लेते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे
यहाँ पे ऊपर कंप्रेशन आती है, टेंशन आती है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो यहाँ पे जो ऊपर हम कंप्रेशन में जो ई की वैल्यू लेते हैं और टेंशन में जो ई की वैल्यू लेते हैं वो सेम लेते हैं। ये तीनों एजम्पशन है फ्लेक्सर फॉर्मूला डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक हमारे पास सर्कुलर लॉग है टिम्बर का या किसी भी चीज़ का, उसके अंदर से हमें एक रेक्टेंगल कटआउट करना है, और वो रेक्टेंगुलर ऐसा कटआउट करना है कि उसके बाद जब हम दोबारा से कोई किसी और सर्कुलर लॉग से रेक्टेंगुलर कटआउट करें किसी और तरीके से, वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें करना है। तो अभी तक हमने देखा है जिसका सबसे ज़्यादा जेड होगा वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो हम ऐसा कटआउट करेंगे ताकि उसका जेड मैक्सिमम हो। तो इसको जेड मैक्स को देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू जेड। सिग्मा तो सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल एक ही है, ठीक है। सिग्मा मैक्स जो है मटेरियल एक ही है तो सेम रहेगी। जेड को हमें मैक्सिमाइज़ करना है, तो 12th में हमने मैक्सिमा मिनिमा वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो हम जेड का फॉर्मूला लिख देंगे और उसके बाद फिर उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो पहले जेड का फॉर्मूला लिखते हैं। मान लो ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये मान लो बी है, ये डी है, तो इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे जेड का, जेड इजकल टू बी डी स्क्वायर अपॉन 6 रेक्टेंगल के केस में। तो ये हो गया। अच्छा, बी भी वेरिएबल है, डी भी वेरिएबल है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो बी और डी दोनों वेरिएबल है। अब कोई एक चीज़ डाल के हमें इसको एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये पता है कि जैसे सर्कल है इसके अंदर हमने रेक्टेंगल बना दिया, तो जो ये डी है बड़ा डी, ये है छोटा डी और ये है बी, तो हमें पता है कि जो डी और बी और डी के बीच में रिलेशन हमें पता है, हमें क्योंकि लॉग जो दिया हुआ है वो डी डेप्थ का, डी डायमीटर का दिया हुआ है, तो ये कांस्टेंट चीज़ है। तो डी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और यहाँ से हम डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जेड इज इक्वल टू बी अपॉन 6, डी स्क्वायर की जगह रख देंगे डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम इसको डी जेड बाई डी बी कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना आएगा, पहले ये डिफ्रेंशिएट होगा तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस बी अंदर जाएगा तो बी क्यूब का 3b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर इसको हम जीरो के बराबर कर देंगे मैक्सिमा करने के लिए, 3b स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आती है हमारे पास b इज इक्वल टू डी अपॉन √3, बी की वैल्यू आई ये, और पाइथागोरस में इसमें वापस से हम डालेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी √2/3d। तो क्वेश्चन में विड्थ टू डेप्थ रेशो पूछा है तो वो निकाल लेते हैं। तो b बाई डी इज इक्वल टू, बी कितना है d बाई √3, डी कितना है √2/√3, ये कट होगा तो d बाई √2 इज़ द आंसर, b बाई डी। तो 1/√2 हो जाएगा 0.707 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है कि वापस से यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ पूछा है। अगर जो अच्छा पिछले क्वेश्चन में था अगर जो b कांस्टेंट है तो d के साथ m का क्या रिलेशन है, तो हमने देखा था वो √m आया था। ऐसे ही अब इसने पूछ लिया कि अगर जो डेप्थ कांस्टेंट है तो b के साथ क्या रिलेशन आएगा, तो इसको भी वापस से वैसे ही सोल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। सिग्मा तो हमें सिग्मा मैक्स चाहिए, m हमारे पास दे रखा है कि किसी पर्टिकुलर m की वैल्यू, तो ये हमारे पास आएगा बी डी स्क्वायर बाई 6, z की वैल्यू यहाँ पे y को हटा देंगे बी डी स्क्वायर बाई 6। उसने बोला डेप्थ कांस्टेंट है, सिर्फ b बचा, तो m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b आ गया, तो हमारे तो इसका आंसर आ जाएगा कि जो m होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b होगा। देखते हैं जरा, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन आया है, इसमें बोला है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ तो बनानी है, लेकिन अब उसने डिफाइन कर दिया। एक तो डिफाइन किया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा W, और दूसरा डिफाइन किया उसने कैंटिलीवर बीम। अब स्पेसिफिक केस के लिए हम निकालेंगे क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। फिक्स्ड एंड पे क्या मोमेंट होगा ये पूछा है ना, उसने पूछा है कि जो विड्थ होगी फिक्स्ड एंड पे कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। तो देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम जो ड्रॉ करें तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है 0, अगर 0 है तो यहाँ पे सिग्मा 0 आने वाली है, तो यहाँ पे हम डेप्थ ब्रेड 0 भी रखेंगे तब भी ये कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। यहाँ पे ऐसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बढ़ा, BMD की बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बढ़ी तो यहाँ पे सिग्मा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा, यहाँ पे सिग्मा और बढ़ा, यहाँ पे सिग्मा और बढ़ा, और यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम हो गया। तो इस जगह पे डायमेंशन सबसे ज़्यादा रखनी पड़ेगी, मतलब Z सबसे ज़्यादा रखना पड़ेगा, और यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा कम, और यहाँ पे 0। हम इस अप्रोच के साथ चलेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि हमें W, सिग्मा, D और L ये सब चाहिए B की फॉर्म में, तो उसके हिसाब से चलेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे तो b तो 0 है, यहाँ पे उसने खुद ही बता दिया। उसने पूछा कि यहाँ पे b कितनी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे कि यहाँ पे सिग्मा मैक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे m निकाल लेंगे, यहाँ पे अगर जो हमारे पास UDL लगा हुआ है तो यहाँ पे m जब देखेंगे वो आएगा WL² बाई 2। यहाँ पे i कितना होगा,
बी डी क्यूब बाई 12 और वाई से डिवाइड कर देंगे डी से, तो हो जाएगा बी डी स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू सिग्मा। उसने पूछा है बी कितना होगा, तो बी इज इक्वल टू होगा 2 3 6 3W L स्क्वायर अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर। तो आंसर होगा 3W L स्क्वायर अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर। तो 22 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई एक बीम है, ठीक है, तो उसके ऊपर पहले तो बीच में लोड लगा के, सिंपली सपोर्टेड बीम में उसमें बीच में लोड लगाया हुआ है, दूसरे केस में उसके ऊपर टेंशन लगाई गई है। क्वेश्चन में कुछ ये बोला गया है कि मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर सर्कुलर बीम है, उस पर लोड लगाया पी, जिसकी वजह से कोई मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आई, इसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आई, कहीं पे आई होगी वो देखेंगे अभी। और जब हमने यहाँ पे लोड लगाया, टेंशन लगाई इसके ऊपर पी, तो इसमें भी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस आई। अगर ये बराबर है सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम के, ये दोनों बराबर हैं, तो उस केस में एल अपॉन डी रेशो बता दो। तो करना क्या होगा इसके अंदर, हम पहले यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम निकालना होगा, यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम निकालना होगा, दोनों को बराबर करना होगा, डी अपॉन एल का रेशो निकल जाएगा। तो पहले सिग्मा मैक्स निकालते हैं यहाँ पे। तो फिर से फ्लेक्चर फॉर्मूले पे आते हैं, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। हमें सिग्मा मैक्सिमम निकालना है, तो सिग्मा मैक्सिमम निकालने के लिए हमें एम मैक्स होना चाहिए हमारे पास, और आई अपॉन वाई मिनिमम होना चाहिए। तो क्रॉस सेक्शन अगर जो सेम है तो ये चेंज नहीं होगा, सब जगह पे z की वैल्यू होगी सेम। तो m की वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम हमें पता है कि जो लोड बीच में लग रहा है तो यहीं पे मैक्सिमम होगी। अगर जो मान लो ये w लोड लगा तो यहाँ पे w/2 आएगा, और बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आ गया WL/4। तो m मैक्सिमम तो आ गया WL/4, तो WL/4 और आई अपॉन वाई की वैल्यू जो होगी हमारे पास मिनिमम, वो होगी BD²/6। तो 2 2 4 2 3 6, तो 3WL अपॉन 2BD², ये आया सिग्मा मैक्स। अच्छा, टेंसाइल में मैक्सिमम क्या होगा, टेंसाइल में मैक्सिमम होगा, ये W ही लोड लग रखा है इसके ऊपर भी, तो W, तो मैक्सिमम टेंसाइल जो होगी डायरेक्टली इस तरह से होगी, वो होगी वेट अपॉन एरिया, W अपॉन π/4 D²। यहाँ पे मिस्टेक ये हुई कि यहाँ पे जब क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो सर्कुलर ही हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। तो सिग्मा मैक्स फिर से निकालते हैं, सिग्मा मैक्स बेंडिंग में वो होगी m अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई, आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, वो होगी m कितना होगा WL/4, ठीक है। आई अपॉन वाई जो होगा हमारे पास वो होगा π/32 D⁻3, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा ये। अच्छा, सिग्मा मैक्स जो होगा टेंसाइल फोर्स में कितना होगा, ये अगर जो हमारे पास W ऐसे लग रहा है तो W वो होगा W अपॉन π/4 D²। अच्छा, अब सिग्मा मैक्स बराबर सिग्मा टेंसाइल है तो दोनों को बराबर रखेंगे, तो WL/32/4 πD³ बराबर 4W/D²। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा, करते सोल्व, D² से D गया, पाई से पाई गया, W से W गया, 8 4 2 8। तो यहाँ पे L अपॉन D की वैल्यू आ रही है 1/2। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की सभी स्टेटमेंट देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मतलब पहली स्टेटमेंट, द बेंडिंग स्ट्रेस इन अ सेक्शन इज 0 एट न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट द आउटर फाइबर्स, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 होती है, ट्रायंगल बनता है, जहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस होती है वहाँ पे 0 होती है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है द शेयर स्ट्रेस इज 0 एट द आउटर फाइबर एंड मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। इसको देखते हैं जरा। तो जैसे रेक्टेंगुलर को केस है तो इसके अंदर जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आती है ये आती है, फॉर्मूला होता है VA/y/IB इज इक्वल टू टॉ। तो जो टॉप मोस्ट फाइबर होता है वहाँ पे 0 आती है, और जो सेंटर होता है वहाँ पे मैक्सिमम आती है, तो मतलब दूसरा पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट पूछा है द बेंडिंग स्ट्रेस एट द आउटर फाइबर इज नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये कैसे हुआ ये बताते हैं। तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट में कि जो आउटर फाइबर है, ये वाला फाइबर है, यहाँ पे जो बेंडिंग मैक्स मतलब बेंडिंग स्ट्रेस आ रही है ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल बात सही है। बेंडिंग मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस होने के लिए वहाँ पे टाउ की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे फाइबर पे ये मैक्सिमम भी है और फाइबर पे ये वैल्यू 0 भी है, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल स्ट्रेस ही है। तो मतलब इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में बी पूछा था, इस क्वेश्चन में डी पूछ लिया, तो लगभग सेम ही रहेगा क्वेश्चन। एम की जगह हम यहाँ पे डाल देंगे WL²/2, आई की जगह डाल देंगे बी, आई अपॉन वाई की जगह डाल देंगे BDX का होल स्क्वायर बाई 6 और सिग्मा। तो DX की वैल्यू निकाल लेंगे हम, DX इज इक्वल टू 6/2 WL² अपॉन बी का अंडर रूट 2 3 6। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। तो √3W वाला आंसर है इसका सही, तो बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेक्शन मॉडुलस का रेशो बताना है स्क्वायर का और सर्कल का। तो क्वेश्चन में स्क्वायर और सर्कल के सेक्शन मॉडुलस का रेशो पूछा है, तो ये डायरेक्टली आंसर बहुत ईजी है, कर देते हैं इसको। यहाँ पे Z ऑफ स्क्वायर और Z ऑफ सर्कल बोला है, ठीक है। तो Z ऑफ स्क्वायर कितना होगा,
बी डी स्क्वायर बाई 6 और सर्कल का कितना होगा पाई बाई 64 डी की पावर 4 तो आई होता है और डी बाई 2 जो होता है इसका ये वाई की वैल्यू हो जाती है एक्सट्रीम फाइबर पे, तो जाएगा पाई बाई 32 डी होल क्यूब। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा बी डी स्क्वायर लिखा हमने यहाँ पे, लेकिन जो सर्कल है वो जो स्क्वायर है उसकी साइड साइड सेम होती है तो ये डी क्यूब ही मान लेंगे इसको। तो डी क्यूब से डी क्यूब गया तो 32/6 पाई आंसर। तो ऑप्शन तो कोई मैच नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा सॉल्यूशन में बताया कि स्क्वायर और सर्कल के रेशो की जगह रेशो ऑफ सर्कल और स्क्वायर मान लिया जाए तो बी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6 पाई/32 आ रहा है तो वो 3 पाई/16 हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होए आए तो ये मान लेना यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है कुछ और आंसर बी ही लगा देना उसके अंदर आप। तो फिर से क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर फिर से L/D रेशो पूछा है जब हमने बेंडिंग स्ट्रेस निकाली और टेंसाइल स्ट्रेस निकाली, लेकिन फ़र्क इतना है इसमें आप 1/2 मत लगा देना। देखो ऑप्शन ए ही पहले ही दिया हुआ है, उसके अंदर था सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो पहले सिग्मा निकालेंगे, सिग्मा हो जाएगा अगर जो डब्ल्यू लोड लगाए तो यहाँ पे एम जो आएगा वो WL/4 हो जाएगा, तो WL/4 जेड की वैल्यू आ जाएगी BD²/6। ऐसे ही यहाँ पे जब डब्ल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे सिग्मा टेंसाइल आ जाएगी हमारे पास, लोड W अपॉन यहाँ पे ये स्क्वायर वो रेक्टेंगल है BD, तो इसका जो एरिया होगा वो BD हो जाएगा। इन दोनों को सेम करेंगे, इक्वल करेंगे तो हमारे पास आएगा L/D का रेशो आ जाएगा हमारे पास। दोनों को इक्वल रख के BD को कट कर देंगे तो L/D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6/4, मतलब 2 2 4 2 3 6 3/2 आंसर। एंड बी ऑप्शन। वेट उल्टा करना पड़ेगा हमें इसको, वेट यहाँ पे L/D की वैल्यू हो जाएगी 2/3, 2/3, 4 ऊपर जाएगा 6 नीचे आएगा तो 2/3 आंसर होगा। ठीक है 27 का आंसर है 2/3। 28 पे आते हैं। 28 से पहले 29 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है 29 में बोला है कि जो बीम हम एजम्पशन लेते हैं सिंपल बेंडिंग के फ्लेक्सर फॉर्मूला के डेरिवेशन में, उसमें बोला है कि होमोजीनियस नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। उसने बोला यंग्स मॉडुलस जो वैल्यू होती है वो टेंशन कंप्रेशन में वेरी करती है, नहीं ये सेम होती है। तीसरा क्या है बीम मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, जबकि ये मतलब हम लेते तभी हैं उसको जब वो हुक्स लॉ को ओबे करे। ठीक है, क्योंकि सिग्मा E/E/ε ये हम यूज़ करते हैं डेरिवेशन के अंदर। और बस तो बचा क्या, द बीम इज इन इक्विलिब्रियम, ये तो हमेशा वैलिड ही होगा, तो डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक शाफ्ट है जिस पे टॉर्क लग रही है T और मोमेंट लग रहा है M, तो उस पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस बता दो। तो वैसे तो मतलब थोड़ा लंबा जाता है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे कर दिया इसको, जल्दी से समझते हैं इसका सही कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो ये हमारे पास कोई रोड है जिस पे T टॉर्क लगी है और M इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लगा, तो इस पॉइंट का जब हम देखेंगे तो इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे अगर हम शेयर स्ट्रेस की बात करें तो T की वजह से तो वो हो गए इस तरह से, सर्कुलर रोड पे इस तरह से ही आती है, तो टॉ मैक्स आ जाएगी ये। और अगर जो M की बात करें तो कंप्रेशन में यहाँ पे ये हो जाएगी सिग्मा मैक्स। तो अगर जो टॉ मैक्स और सिग्मा मैक्स इनकी अगर जो रेशो की बात करें तो टॉ मैक्स और सिग्मा मैक्स की रेशो की बात करें तो होगी, टॉ की बात करें तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है T/J = τ/R। ठीक है, जैसे फ्लेक्सर फॉर्मूला है ऐसे ही हम रोड के लिए भी इसको डेवलप करते हैं। तो ये आ जाती है हमारे पास T/J की वैल्यू क्या होती है, हम यहाँ पे इसके अबाउट ऐसे रख के इसको ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, पहले हम न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट घुमा रहे थे तो π/64 आया था, लेकिन जब हम इसको सेंटर के अबाउट घुमाएंगे पोलर मॉडुलस निकालेंगे तो π/32 आएगा। तो एक π/32 D⁴ = τ, R को लिखेंगे D/2 तो हमारे पास आ जाता है τ मैक्स = 16T/πd³। ऐसे ही सिग्मा मैक्स हम निकालते हैं तो सिग्मा मैक्स इस M की वजह से कितना आएगा M/I = σ/y। तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, M की वैल्यू कितनी है यहाँ पे गिवन है M, और I/y हो जाएगा Z, तो हो जाएगा BD²/6। सॉरी ये रोड है तो π/32 D⁴, तो हमारे पास सिग्मा मैक्स की वैल्यू आ गई 32M/πd³। तो दोनों का रेशो निकालेंगे τ/सिग्मा निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास T/2M। तो आंसर है इसका C सही। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसके साथ। अगर हम इस पॉइंट का एलिमेंट देखें, ठीक है, तो ऐसे लग रही है तो इस टाइप से लगेगा ये। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस आएगी, और इस जगह पे जब हम इस तरह से इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर की साइड टेंशन, नीचे की साइड कंप्रेशन, तो यहाँ पे आएगी कंप्रेशन। तो इन दोनों का जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास σ1 और σ3 हम निकालेंगे, तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा मैक्स की वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, मान लो ये सिग्मा है ये टाउ है, तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू आएगी सिग्मा मैक्स = σ1 - σ3/2, सॉरी
सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी जब हम यहाँ पे प्लस रखेंगे। तो सिग्मा एक्स जीरो है, ये माइनस सिग्मा रखेंगे बाई टू रखेंगे, ठीक है, माइनस सिग्मा रखेंगे, ये जीरो रखेंगे, टाउ एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे ये रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिग्मा आएगी। अच्छा, तो ये आएगा हमारे पास सिग्मा मैक्स, और टाउ मैक्स का हमारे पास क्या आएगा, टाउ मैक्स हमारे पास आएगा जो ये रेडियस होता है यही टाउ मैक्स होता है, तो इसका अंडर रूट वाला जो भी आएगा ये। तो एक तरीका ये भी है, ये निकाल दें। अगर जो ऑप्शन चेंज कर देते हैं सही आंसर होता है उसका, तो सिग्मा अपॉन टाउ मैक्स की वैल्यू ऐसे निकलती, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बोला है कि एक स्टील प्लेट है, ठीक है, उसको दोनों साइड से सैंडविच कर दिया गया टिम्बर जॉइस्ट के उससे, टिम्बर की दो प्लेट के उससे, ठीक है, जॉइस्ट के उससे। तो उसका बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा ये बताना है हमें। तो हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिया है, बीच में स्टील की प्लेट है और बाहर दोनों साइड टिम्बर है, ठीक है। तो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा, अगर जो हमारे पास सिंपल एक रेक्टेंगल होता था उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, एम अपॉन आई इजकल टू सिग्मा अपॉन वाई, ये फॉर्मूला यूज़ करते थे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इजकल टू सिग्मा इंटू जेड, ठीक है। तो पहले तो हम ये कर देते थे सिग्मा इंटू जेड, तो मतलब जेड पता होता तो हम एम निकाल लेते थे उसका। अच्छा, यहाँ पे सिग्मा जो होता था वो एक ही मटेरियल का होता था, ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या है, मटेरियल भी दो हैं और इसका जेड भी हमें पता नहीं है, तो जेड भी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा अलग अलग है तो हम इसको दो मटेरियल को एक ही मटेरियल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक एम की वैल्यू होती है, ठीक है, जो होता है एम इजकल टू ई अपॉन स्टील अपॉन ई टिम्बर। तो अगर हम इसके स्टील के सेक्शन को एम टाइम मल्टीप्लाई कर दें खुद के सेक्शन से, तो ये वापस टिम्बर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको स्टील को टिम्बर में कन्वर्ट करेंगे, सिग्मा यूज़ करेंगे टिम्बर का और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन था ये, तो पहले डी बाई टू, तो सेम है डी बाई टू, ठीक है, और डी बाई टू, सॉरी ये बी बाई टू होगा, ये डी होगा, ठीक है। ये जो बी था और ये डी था, ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे एम से मल्टीप्लाई करके। तो किसी एक डायमेंशन को एम से मल्टीप्लाई करना है, तो या तो एम डी कर दो या एम बी कर दो। अगर हमने एम डी कर दिया तो कुछ ये बीच वाली प्लेट जो होगी वो इतनी बड़ी बन जाएगी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कुछ आएगा मान लिया। अच्छा, अगर जो बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा कुछ इस तरह से, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका कुछ आएगा MOR 1 MR 2। लेकिन एक्चुअल में कौन सा लेंगे हम, जो कम है, तो इसलिए हम हमेशा इस तरह से लेंगे कि MOR कम आए। तो हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास MB, ठीक है, यहाँ पर बी है हमारे पास, ये है, ये भी बी है हमारे पास, ठीक है, B/2 और ये हमारे पास डी है, ये डी। अब इसका पहले तो हम आई निकालेंगे, आई निकालने के बाद वाई जो सबसे दूर की डिस्टेंस है उससे डिवाइड करेंगे और सिग्मा टिम्बर का लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सोल्व करते हैं इसको। तो देखो, आई निकालने के लिए इधर से चलते हैं। इसका आई क्या होगा, इसका होगा BD³/12 होता है। तो बी कितना है, B/2 इंटू डी कितना है, डी का होल क्यूब अपॉन 12। अच्छा, एक ये है एक ये है, ये इसका भी सेम होगा तो इंटू 2 प्लस इसका बी कितना है, MB, डी कितना है, डी का होल क्यूब अपॉन 12। तो हमारे पास ये आ जाएगा B/2 D³/6 प्लस MB/D³ अपॉन 12, ठीक है। अच्छा, आई हो गया ये। वाई मैक्स क्या होगा हमारे पास, यहाँ से सबसे दूर का डिस्टेंस ये, तो ये कितना है, D/2। तो वाई मैक्स हो गया हमारे पास D/2। तो Z निकालने के लिए हम वाई मैक्स से डिवाइड करेंगे, तो इसको D/2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया Z। और अगर जो MOR निकालना है हमें, MOR, तो सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। MOR इजकल टू सिग्मा इंटू Z, तो सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं इसको। 12 पूरा हो गया तो 12 बाहर आ गया, 1/12, 2 से डिवाइड हुआ तो 1/6 हो गया। तो BD³ प्लस MB/D³ अपॉन D6, ठीक है, इंटू सिग्मा। तो हमारा आंसर होगा ये BD³ प्लस MB/D³ अपॉन 6D इंटू सिग्मा। तो आंसर होगा P। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने पूरे 30 क्वेश्चन कर दिए इसके अब तक, जो भी प्रीवियस ईयर में आए थे 2018 तक के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।